दोपहर की चिलचिलाती धूप ने रामपुर गांव की सूखी धरती को भट्ठी में तब्दील कर दिया था। धूल भरी हवाएं जब चलती थीं तो वे ठंडक देने के बजाय लू के थपेड़े मारती थीं। गांव के बीचों बीच बने चबूतरे पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह शांति सुकून की नहीं, बल्कि मायूसी की थी। वहां एक विशाल, चमचमाती हुई नई मशीन रखी थी, सरकार द्वारा भेजी गई आधुनिक इलेक्ट्रिक वाटर पंप। लेकिन विडंबना यह थी कि उस मशीन के तार निर्जीव होकर जमीन पर पड़े थे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था। इंजीनियर विकास सक्सेना ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए झुंझलाहट में अपनी फाइल बंद की। उनका सूट पसीने से भीग चुका था और चेहरे पर असफलता का गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने पास खड़े सरपंच पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं क्या करूं? यह जर्मनी से आई मशीन है, कोई खिलौना नहीं जो फूंक मारने से चल जाएगा। बिना बिजली के यह कबाड़ है, सिर्फ कबाड़। उनकी आवाज में इतना अहंकार और तिरस्कार था कि गांव के बुजुर्ग अपनी नजरें झुकाकर खड्डी ए रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस शहर के बद्दी ए अफसर को जवाब दे सके। भीड़ के बिल्कुल पीछे एक पुराने नीम के पेड़ की ओट में 14 साल का सोमेश खद्यधा था। उसके कपद्दी डीहे जगह जगह से फटे थे और तेल के दागों से काले पड्डी डीएच चुके थे। उसके हाथों में लोहे के कुछ जंग लगे टुकद्दे, साइकिल की पुरानी चेन और प्लास्टिक की बोतलों से बना एक अजीब सा ढांचा था। सोमेश की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद्द थी। उसने अपनी मुट्ठी को इतना कसकर भींचा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड्ड डड्डी एच गए। उसे अपने पिता की याद आ रही थी, जो इसी सूखी जमीन पर पानी के इंतजार में दम तोड़ चुके थे। सोमेश ने मन ही मन खुद से कहा, नहीं, आज नहीं, आज मैं बापू की तरह चुप नहीं रहूंगा। सोमेश ने एक गहरी सांस ली, जिसमें धूल और सूखे खेतों की गंध मिली हुई थी। उसने अपने कबाड़ को सीने से लगाया और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसके नंगे पैर तपती हुई जमीन पर पड़ी डीडीएच रहे थे, लेकिन उसे जलन महसूस नहीं हो रही थी। उसका पूरा ध्यान उस अहंकारी इंजीनियर और उस बंद पड्डी डीडीएचई विदेशी मशीन पर था। जब वह सामने आया तो लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। अरे, यह पागल सोमेश यहां क्या कर रहा है? किसी ने ताना मारा। इंजीनियर सक्सेना ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। सोमेश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी आंखों को इंजीनियर की आंखों से नहीं हटाया। उसने अपने गले में अटकी हुई हिचकिचाहट को निगला और अपनी टूटी फूटी मशीन को जमीन पर रखा। धातु के जमीन से टकराने की खट आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। सोमेश ने अपनी सूखी जुबान पर जीभ फेरी और अपनी कांपती हुई लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन यह मशीन जो मैंने बनाई है, यह बिजली नहीं मांगती, इसे सिर्फ हवा चाहिए। इंजीनियर सक्सेना की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने एक पल के लिए उस गंदे लड्डा डा 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 के को और फिर उसके सामने रखे उस अजीबोगरीब ढांचे को देखा। वह ढांचा साइकिल के पहिए और प्लास्टिक के पंखों का एक बेतुका मिश्रण लग रहा था। सक्सेना के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। वह धीरे धीरे सोमेश की ओर झुके, जैसे किसी कीड़े को देख रहे हों। हवा, उन्होंने व्यंग्य से दोहराया। तुम एक गंदे नाले का कीड़ा, मुझे इंजीनियरिंग सिखाओगे? ये लाखों की मशीन फेल हो गई और तुम अपने इस कचरे से पानी निकालोगे? सोमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो पसलियां तो ढकर बाहर आ जाएगा। उसने देखा कि सरपंच और गांव वाले उसे वापस जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन सोमेश के पैर जैसे जमीन में गड्ढ गए थे। उसने झुककर अपने यंत्र के एक पेंच को कसते हुए कहा, साहब, बिजली शहर की गुलाम हो सकती है, लेकिन हवा तो हम गरीबों की साथी है, यह कभी धोखा नहीं देती। इंजीनियर विकास सक्सेना की हंसी किसी सूखे कुएं में गूंजती हुई डरावनी आवाज जैसी थी। उन्होंने अपनी महंगी कलाई घड्डी की ओर देखा और फिर सरपंच की ओर मुद्दे। वाह, क्या तमाशा है, उन्होंने ताली बजाते हुए कहा। देखो सरपंच, तुम्हारे गांव का यह छोटा वैज्ञानिक हमें चुनौती दे रहा है। ठीक है, ठीक है। विकास की आवाज अचानक सख्त हो गई। लाड डके, मैं तुझे 10 मिनट देता हूं।
अगर 10 मिनट में इस कबाड़ से पानी नहीं निकला तो सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तेरे इस कचरे को गांव के बाहर फेंकवा दूंगा। गांव वालों की सांसें अटक गईं। सोमेश की मां, जो भीड्ढा में पीछे खद्दी थीं, घबराहट में अपने पल्लू को मुंह में दबाकर सिसकने लगीं। वह आगे बढ़ना चाहती थीं, अपने बेटे को खींच कर ले जाना चाहती थीं, लेकिन डर ने उनके पांव झकड़ा दाह रखे थे। सोमेश ने पीछे मुद्दा दहाकर नहीं देखा। उसे पता था कि अगर उसने अपनी मां की आंसुओं से भरी आंखें देख लीं तो उसका हौसला टूट जाएगा। सोमेश ने घुटनों के बल बैठकर अपने यंत्र को बोरवेल के पाइप के पास सरकाया। तपती हुई दोपहर में लोहे का वह ढांचा आग की तरह गर्म हो चुका था। जब सोमेश ने उसे उठाया तो उसकी हथेलियों की खाल जलने लगी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने साइकिल की पुरानी रिम को एक लोहे की छाड़ी डीडीएच पर सेट किया। खटखट, जंग लगी चेन को चढ़ाते समय जो आवाज हुई वह उस भारी सन्नाटे में हथौड़े की चोट जैसी लगी। उसने अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ पाना रेंच निकाला। यह पाना उसके पिता का था, उनकी आखिरी निशानी। सोमेश ने एक नट को कसना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा ध्यान अपनी उंगलियों के पोरों पर था। उसे धातु के कसने का दबाव महसूस हो रहा था। बापू कहते थे, मशीन में भी जान होती है सोमू, बस उसकी धड़ाकन सुननी पद्धति है। सोमेश ने मन ही मन दोहराया। उसका हाथ कांपना बंद हो गया। उसने नट को आखिरी बार घुमाया। चर्र की एक तीखी आवाज के साथ वह कस गया। अब बारी थी पंखों की। उसने प्लास्टिक की बद्धी बोतलों को काटकर जो पंखे बनाए थे वे अभी बेजान लटक रहे थे। हवा पूरी तरह बंद थी। पेड का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। विकास सक्सेना ने अपनी फाइल से हवा करते हुए व्यंग्य से कहा, 5 मिनट बचे हैं वैज्ञानिक जी, लगता है तुम्हारी हवा भी छुट्टी पर गई है। सोमेश खद्दा हो गया। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे जलन हो रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ठीक सिर पर था, निर्दयी और क्रूर। लेकिन सोमेश को बादलों के एक छोटे से टुकड़े की हरकत दिखाई दी। उसने अपनी गीली उंगली हवा में उठाई। उसे गाल पर एक बहुत हल्की मखमली छुअन महसूस हुई, एक ऐसी छुअन जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसने हफ्तों तक हवा का इंतजार किया हो। उसने मशीन के लीवर को बोरवेल के मुख्य वाल्व से जोड़ा। यह सबसे नाजुक हिस्सा था। अगर यह जोड़दाच सही नहीं बैठा तो पंखे घूमने पर भी पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होगा। सोमेश ने अपनी सांस रोक ली। उसने लोहे के तार को वाल्व के हुक में फंसाया और उसे प्लास से मोदा। तार की चुभन उसकी उंगली में हुई। खून की एक बूंद निकल आई और तपती लोहे की पाइप पर गिरकर तुरंत सूख गई। 8 मिनट हो गए, विकास चिल्लाया। समेटो ये तमाशा। सोमेश पीछे हटा। उसका यंत्र अब बोरवेल के मुंह पर खड्डा था, अजीब, टेढ़ा मेढ़ा और उस चमचमाती जर्मन मशीन के सामने बेहद गरीब। सोमेश ने मशीन के पाए को थपथपाया, जैसे कोई घुड्ड सवार अपने घुड्डे को शांत करता है। चल पड्ढाना दोस्त, वह बुदबुदाया। आज मेरी इज्जत का सवाल नहीं, पूरे गांव की प्यास का सवाल है। तभी दूर कहीं पेड्ढों की सरसराहट सुनाई दी। सूखी पत्तियों के उड्डने की आवाज आई। हवा का एक झोंका, जो पहले रुका हुआ था, अब धीरे धीरे गांव की ओर बराच रहा था। सोमेश की मशीन के प्लास्टिक के पंखे हल्का सा हिले, कचर पचर। हवा का वह झोंका किसी अदृश्य हाथ की तरह आया और उसने सोमेश के यंत्र के प्लास्टिक वाले पंखों को जोर से धक्का दिया। पहले एक पंखा घूमा, फिर दूसरा, और देखते ही देखते वह पूरा चक्र एक लय में चलने लगा। खद्द खद्द खद्द। साइकिल की चेन, जो अब तक ढीली लटक रही थी, अचानक तन गई। जैसे ही पहिया घूमा, उसने नीचे लगे लीवर को खींचा। इंजीनियर विकास सक्सेना, जो पुलिस को इशारा करने ही वाले थे, ठिठक गए। उनकी उठी हुई उंगली हवा में ही जम गई। सोमेश की नजरें उस जंग लगी चेन पर गड्ढी थीं। वह चेन हर बार घूमने पर चर्र चर्र की आवाज कर रही थी, मानो दर्द से कराह रही हो। वह बहुत पुरानी थी और डर था कि कहीं वह इस दबाव से टूट न जाए। यहां समय जैसे थम गया। सोमेश ने देखा कि चेन की एक कड्ढी, लिंक, थोड़ी मुद्दी हुई थी। जब वह कड्ढी गियर के दांतों पर चढ़ रही थी तो उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रखा जा रहा हो। चेन ऊपर चढ़ रही, लोहे से लोहा रगधा, एक तीखी,
कानों को चीरने वाली आवाज हुई और फिर क्लिक। वह कड्ढी सुरक्षित रूप से गियर पर बैठ गई। सोमेश ने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ दी। मशीन अब अपनी पूरी ताकत से चल रही थी। हवा तेज हो गई थी और वह बेतुका ढांचा अब एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार कर रहा था। ऊपर का पहिया तेजी से घूम रहा था और नीचे झुद्दद्धा हुआ पिस्टन एक ताल में ऊपर नीचे हो रहा था। ऊपर सांस अंदर खींचने की आवाज। नीचे धम, ऊपर नीचे। गांव वालों की भीड़ डाच जो अब तक मूक दर्शक बनी हुई थी, धीरे धीरे आगे खिसकने लगी। सबके कान बोरवेल के पाइप पर लगे थे। क्या पानी आएगा या यह मशीन सिर्फ हवा को ही पीटती रहेगी? इंजीनियर सक्सेना ने अपनी टाई की गांठ को ढीला किया। उनके चेहरे पर अब व्यंग्य की जगह घबराहट ने ले ली थी। वह मशीन के शोर को दबाने के लिए चिल्लाए, यह सिर्फ शोर है। यह खिलौना जमीन के 300 फीट नीचे से पानी नहीं खींच सकता। यह विज्ञान के खिलाफ है। लेकिन सोमेश को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका पूरा अस्तित्व उस पाइप से आने वाली आवाज को सुनने में लगा था। पिस्टन की हर चाल के साथ पाइप के अंदर वैक्यूम बन रहा था। उसे पाइप के भीतर से एक गहरी, भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से, पाताल से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। गड्डिड गड्ड, गड्डिड गड्ड। यह सूखी हवा की आवाज नहीं थी। यह कुछ भारी था, कुछ गीला। सोमेश ने अपने घुटनों को जमीन पर टिका दिया और अपने दोनों हाथ जोड़ जो डोलिए। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सूखी नसों में रक्त के दौड़ने जैसी आवाज। पाइप ठंडा होने लगा था। तपती धूप में जलता हुआ लोहे का पाइप अब अपनी सतह पर ओस की बूंदें जमा कर रहा था। अचानक मशीन ने एक जोरदार झटका खाया। पिस्टन अटक गया। हवा के दबाव और नीचे से आ रहे पानी के भार के बीच एक जंग छिड़ गई थी। पूरा ढांचा कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे वह अभी बिखर जाएगा। सोमेश झपटकर मशीन के पास पहुंचा और अपने नंगे हाथों से उस कांपते हुए स्टैंड को पक्का डीडीएच लिया। मशीन का पूरा कंपन उसके शरीर में दौड़ दीज गया। उसकी हड्डियां हिल गईं, लेकिन उसने छोड़ने से मना कर दिया। हाँ जा। सोमेश की आंखों से आंसू बह निकले। पसीने और धूल में मिलकर उसके गालों पर कींच डीडेज की लकीरें बना रहे थे। मेरी खातिर मत आ, इन प्यासे लोगों के लिए आ जा, बापू के लिए आ जा। और तभी पाइप के मुंह से एक भयानक फुफकार निकली। हवा का एक बद्धा बुलबुला बाहर आया और उसके ठीक पीछे हवा के उस बुलबुले के फूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, जैसे धरती का सीना फट गया हो। पहले धूसर, मिट्टी मिला गाढ़ा कीचड़ निकला और उसके ठीक पीछे शीशे जैसा साफ, ठंडा और तेज रफ्तार पानी का एक विशाल फव्वारा आसमान की ओर लपका। पानी की वह धार इतनी ऊंची गई कि उसने दोपहर के सूरज को भी एक पल के लिए धुंधला कर दिया। तपती धूप में पानी की बूंदें किसी हीरे की तरह चमक उठीं। सब कुछ धीमा हो गया। सोमेश ने अपना सिर ऊपर उठाया। पानी की वह मूसलाधार बारिश सीधे उसके चेहरे पर गिरी। वह पानी ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। उसने सोमेश के माथे से बहते पसीने को धो डाला, उसकी आंखों में जमी धूल को साफ कर दिया। उसके होंठ, जो प्यास से पपद्धी बन चुके थे, उन पर जब पानी की पहली बूंद गिरी तो सोमेश को लगा जैसे उसे अमृत मिल गया हो। उसने अपनी बाहें फैला दीं। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह उसके पिता का आशीर्वाद था, यह उसकी मां की प्रार्थना थी, यह उसकी महीनों की मेहनत का पसीना था जो अब मीठे पानी में बदल चुका था। छपाक! पानी की एक मोटी धार उड़कर सीधे इंजीनियर विकास सक्सेना पर गिरी। उनका महंगा इटालियन सूट, उनकी सफेद स्टार्च लगी शर्ट, सब कुछ उसी पल गीली मिट्टी और पानी से लथपथ हो गया। विकास अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनकी आंखों के सामने उनका विज्ञान, उनका अहंकार और उनकी जर्मन मशीन सब पानी में बह गए थे। वह बस उस फव्वारे को घूर रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। गांव में एक पल के लिए फिर सन्नाटा छाया, लेकिन यह सन्नाटा हैरानी का था। और फिर शोर का एक तूफान आया। पानी! अरे देखो, पानी आ गया! सोमेश ने कर दिखाया। गंगा मैया आ गईं। लोग पागलों की तरह बोरवेल की तरफ दौड़े, कोई लौटा लेकर, कोई बाल्टी लेकर, और जिसके हाथ में कुछ नहीं था वह अपनी अंजुली
कप्ड हैंड्स लेकर ही दौड़ेच पद्धा। बच्चे पानी में कूदने लगे, औरतें रोते हुए जमीन को चूमने लगीं। सरपंच, जो हमेशा सोमेश को डांटते थे, अब अपनी पगड्डी उतारकर नाच रहे थे। सोमेश अभी भी मशीन को पकड़े खद्दा था, लेकिन अब उसे पकड़ने की जरूरत नहीं थी। मशीन अपनी लय पा चुकी थी, हवा चल रही थी, पंखे घूम रहे थे और धरती अपनी प्यास बुझा रही थी। सोमेश ने भी डेच के बीच अपनी मां को देखा। वह घुटनों के बल बैठी थीं, हाथ झुड्ढे हुए थे और उनकी आंखों से बहते आंसू उस पानी में मिल रहे थे जो उनके पैरों तक बहकर आ रहा था। सोमेश ने इंजीनियर सक्सेना की ओर देखा। सक्सेना अब भी भीगे हुए कीचड़ में सने हुए खड्डे थे। उनकी फाइल गीली होकर जमीन पर गिर चुकी थी। सोमेश ने मशीन से हाथ हटाया और धीरे धीरे चलकर इंजीनियर के पास गया। उसके नंगे पैर अब ठंडे कीचड़ डीएच में धंस रहे थे, जो उसे मखमल जैसा लग रहा था। उसने अपनी गीली कमीज से एक लोहे का गिलास निकाला, वही गिलास जिसमें वह अपने काम के दौरान पानी पीता था। उसने उस गिलास को बहते हुए फव्वारे के नीचे लगाया। पानी के गिलास में भरने की कल कल आवाज किसी संगीत से कम नहीं थी। गिलास भरकर छलकने लगा। सोमेश ने वह गिलास इंजीनियर की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांत स्वाभिमान था। लीजिए साहब, सोमेश ने अपनी विनम्र लेकिन भारी आवाज में कहा। यह कबाड्डा का पानी है, थोड़ा गंदा लग सकता है, लेकिन प्यास यही बुझाएगा। पीकर देखिए, इसमें बिजली नहीं, मेहनत का स्वाद है। इंजीनियर विकास सक्सेना ने कांपते हाथों से वह लोहे का गिलास थाम लिया। गिलास की ठंडक उनकी उंगलियों से होकर सीधे उनके दिल तक पहुंच गई। उनके चारों ओर गांव वाले शांत हो गए थे, यह देखने के लिए कि शहर का यह बड़ा आदमी अब क्या करेगा। विकास ने गिलास को अपने होठों से लगाया। पानी, वह साधारण पानी नहीं था। उसमें मिट्टी की सौंधी महक थी, लोहे के पाइप का हल्का सा स्वाद था और एक ऐसी मिठास थी जो किसी भी बोतलबंद पानी में नहीं मिल सकती थी। जैसे ही वह ठंडा पानी उनके सूखे गले से नीचे उतरा, उन्हें लगा जैसे उनके अंदर जमा हुआ वर्षों का अहंकार पिघल रहा है। उन्होंने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया और गहरी सांस ली। उन्होंने खाली गिलास वापस सोमेश के हाथ में थमाया। उनकी नजरें अब सोमेश के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके उन फटे पुराने कपड़े डीछों और तेल से सने हाथों पर थीं, जिन्हें उन्होंने कुछ देर पहले गंदे नाले का कीधा कहा था। विकास ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अब वह पहले वाली क्रूर चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। उन्होंने अपनी महंगी टाई को खींचकर गले से अलग किया, जैसे वह अब उन्हें घोंट रही हो। उन्होंने मुद्द कर अपनी उस चमचमाती जर्मन मशीन को देखा, जो अब भी धूप में किसी लाश की तरह पड़ी थी, बेजान और अनुपयोगी। और फिर उन्होंने सोमेश के उस कबाड़ को देखा, जो शान से घूम रहा था, पूरे गांव को जीवन दे रहा था। मैं हार गया सोमेश। विकास की आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि सिर्फ सोमेश और पास खड्डे सरपंच ही सुन सके। मेरी डिग्री, मेरा विज्ञान, मेरी यह विदेशी मशीन, सब आज इस हवा के सामने छोटे पडीडीएच गए। तुमने सिर्फ जमीन से पानी नहीं निकाला, तुमने मेरी आंखों पर पडीडीहा पर्दा भी हटा दिया। विकास ने अपने कोट की जेब से एक पेन निकाला, एक महंगा पार्कर पेन, और उसे सोमेश की फटी हुई जेब में लगा दिया। इसे रखो, यह किसी कागज पर दस्तखत करने के लिए नहीं है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि असली इंजीनियर वह नहीं जो कागज पर लकीरें खींचे, बल्कि वह है जो जमीन की जरूरतों को समझे। सरपंच, जो अब तक हतप्रभ थे, आगे आए। साहब, अब बिजली का क्या होगा, कब आएगी? विकास ने एक फीकी दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, बिजली आए या ना आए सरपंच जी, आपके गांव में अब रोशनी हो गई है। उन्होंने अपनी भीगी हुई फाइल उठाई और धीरे धीरे अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। उनके जाने की चाल में अब वह अकद्दी डीएच नहीं थी। उनके कंधे झुके हुए थे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। सोमेश ने अपनी जेब में रखे पेन को छू कर देखा। वह ठंडा और चिकना था। उसने पलटकर अपनी मां को देखा। मां दौड़ाकर आईं और उसे अपने गले से लगा लिया। उनका आंचल गीला हो गया था, आधा बोरवेल के पानी से और आधा सोमेश के कंधों पर गिरते उनके आंसुओं से। मेरे लाल,
तूने बापू का सपना पूरा कर दिया। उनकी आवाज रुंध गई। सोमेश ने अपनी मां के खुरदरे हाथों को अपने गालों से लगा लिया। तभी गांव का पोस्टमास्टर भीड़ को चीरते हुए साइकिल की घंटी बजाता हुआ आया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। सोमेश! ओ सोमेश! वह चिल्लाया। उसके हाथ में एक मोटा पीला लिफाफा था। तेरी चिट्ठी आई है, शहर से, दिल्ली के विज्ञान भवन से। भीड़ फिर से शांत हो गई। सिर्फ सोमेश की पवन चक्की के घूमने की खड़खड़ आवाज आ रही थी। सोमेश ने अपनी मां की बाहों से खुद को अलग किया। उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से वह लिफाफा लिया। लिफाफे पर भारत सरकार की लाल मोहर लगी थी। खोलो इसे, पोस्टमास्टर ने आग्रह किया। साहब ने कहा था बहुत जरूरी है। सोमेश ने लिफाफा फाड़ा। उसके तेल लगे हाथों के निशान उस साफ सफेद कागज पर छप गए। सोमेश को अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती थी, लेकिन कुछ शब्द उसे साफ दिखाई दिए जो मोटे अक्षरों में लिखे थे। नेशनल इनोवेशन अवार्ड, राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार और फुल स्कॉलरशिप, पूर्ण छात्रवृत्ति। कागज के उस टुकड़े पर लिखे शब्द सोमेश की आंखों के सामने तैरने लगे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन इस बार धूल से नहीं, बल्कि खुशी के आंसुओं से। स्कॉलरशिप, पूरा खर्चा। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह नहीं, बल्कि मंदिर की घंटी की तरह गूंज रहे थे। पोस्टमास्टर ने सोमेश के कंधे पर हाथ रखा। तू अब बड़ा आदमी बनेगा सोमेश। तुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर बुलाया गया है, वो भी मुफ्त में। सोमेश की मां, जो अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं जानती थीं, उन्होंने सोमेश का चेहरा देखा। बेटे के चेहरे पर आया वह भाव जो सालों की भूख, अपमान और बेबसी के बाद सुकून का भाव था। उन्हें सब कुछ समझा गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, लल्ला, क्या लिखा है? क्या अब तुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी? सोमेश ने धीरे से सिर उठाया। उसका गला रुंधा हुआ था। उसने वह कागज अपनी छाती से लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने कुछ देर पहले अपनी मशीन को लगाया था। नहीं मां, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब मजदूरी नहीं, अब मैं वही बनूंगा जो बापू चाहते थे। अब हमें अपना खेत गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। सरकार मुझे पढ़ाएगी, मुझे इंजीनियर बनाएगी। ये सुनते ही मां वहीं कीचड़ डेच में बैठ गईं और आसमान की ओर हाथ उठाकर रोने लगीं। ये रोना दुख का नहीं, विजय का था। गांव वाले, जो अब तक सिर्फ पानी की खुशी मना रहे थे, अब सोमेश को कंधों पर उठाने के लिए दौड़ पड़े। सोमेश भैया की जय के नारे गूंजने लगे, लेकिन सोमेश ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह भीड़ से थोड़ा दूर उस नियम के पेड़ के पास गया जहां उसके पिता अक्सर बैठा करते थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग बिखर गए थे। पवन चक्की अब भी अपनी लय में घूम रही थी। खड्डी डी अप खद का खद। उस शांत शाम में वह मशीन किसी विजयी योद्धा की तरह खड्डी थी। सोमेश ने पेड की खुरदरी छाल पर अपना हाथ रखा। उसे लगधी की वो रगदियच महसूस हुई जो उसके पिता की हथेलियों जैसी सख्त थी। उसने अपनी जेब से वह महंगा पेन निकाला जो इंजीनियर सक्सेना उसे दे गए थे, और साथ में वह सरकारी चिट्ठी भी। उसने दोनों चीजें पेडीएच की जद्दीएच में रख दी। देख रहे हो ना बापू, सोमेश ने हवा से बातें करते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई राज बता रहा हो। लोग कहते थे कि तुम पागल हो जो कबाड्ढा जमा करते हो। आज उसी कबाड्ढे ने पूरे गांव की प्यास बुझा दी। आज आपकी हार मेरी जीत बन गई। हवा का एक तेज झोंका आया और नीम की पत्तियों ने जोर से सरसराहट की, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। सोमेश ने महसूस किया कि उसके अंदर का वह डर, वह अकेलापन जो पिता के जाने के बाद घर कर गया था, अब हमेशा के लिए जा चुका था। वह अब सिर्फ एक गरीब अनाथ लड्डी डी एच आका नहीं था, वह एक आविष्कारक था। तभी उसकी नजर अपनी बनाई मशीन पर पड्डी डी डी एच। ढलते सूरज की रोशनी में प्लास्टिक की बोतलें सोने की तरह चमक रही थीं। साइकिल का वह पुराना पहिया अब काल चक्र जैसा लग रहा था, जिसने उसका बुरा वक्त बदलकर अच्छे वक्त में तब्दील कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और उस ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में भरा। यह हवा अब उसे डराती नहीं थी, यह उसे उड़ाने का इशारा कर रही थी।
रात का अंधेरा धीरे धीरे रामपुर गांव को अपनी आगोश में ले रहा था, लेकिन आज गांव में अंधेरा नहीं था। हर घर के आंगन में खुशी के दिए जल रहे थे। चूल्हों पर उसी पानी से खाना पक रहा था जो सोमेश की मेहनत और जिद ने पाताल से खींचा था। हवा में अब धूल की नहीं, बल्कि गीली मिट्टी और पकते हुए भोजन की सौंधी महक थी। सोमेश ने अपने औजारों को समेटकर अपने पुराने झोले में डाला। उसने एक आखिरी बार अपनी मशीन की ओर देखा। चांदनी रात में वह टेढ़ा मेढ़ा लोहे का ढांचा किसी आधुनिक स्मारक से कम नहीं लग रहा था। वह मशीन बिना थके, बिना रुके चल रही थी। उसे किसी बिजली, किसी स्विच या किसी सरकारी आदेश की जरूरत नहीं थी। वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हवा के हर झोंके के साथ जीवन का राग गा रही थी। खड्डी डी डी एच खड्डीड छपाक, खड्डी डी जे खड्डी डी छपाक। वह जानता था कि कल सुबह सूरज उगते ही उसकी दुनिया बदल जाएगी। वह शहर जाएगा, बद्धी इमारतों में रहेगा, मोटी किताबें पढ़ेगा और शायद एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर भी बन जाएगा। लेकिन सोमेश यह भी जानता था कि वह चाहे कितनी भी जटिल मशीनें बना ले, इस कबाड़ की मशीन से बद्धा आविष्कार वह कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस मशीन ने सिर्फ पानी नहीं दिया था, इसने एक गरीब अनपढ़ लड जाके को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिया था। उसने झुककर उस गीली मिट्टी को अपने माथे से लगाया। यह वही धरती थी जो कल तक बंजर और कठोर थी, लेकिन आज वह नरम और उपजाऊ हो गई थी। सोमेश ने महसूस किया कि चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वे इंसान के पसीने और अटूट विश्वास से पैदा होते हैं। दूर कहीं से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और हवा का एक तेज झोंका चला। पवन चक्की के पंखे तेजी से घूमे। उस शांत रात में मशीन की लयबद्ध आवाज रामपुर गांव की नई धड़कन बन गई थी। सोमेश मुस्कुराया, अपना झोला कंधे पर टांगा और घर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे उसकी मशीन गवाही दे रही थी कि अगर हौसले में उड्डयन सच्ची हो तो पंख चाहे कबाड़ के ही क्यों ना हो, वे आसमान छू ही लेते हैं।